हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, NTPC एग्ज़ाम 5 जून वाली क्लास आपके लिए तैयार हो चुकी है और आ चुके हैं आपके लिए 5 जून वाले क्वेश्चन। यानी कि जैसे 5 जून की पहली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम डिक्टो, वैसे ही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने लिए हुए हैं। मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि पेपर आपका जो 5 जून को होगा उससे बिल्कुल मिलता जुलता आपका ये पेपर हो। तो कुल मिला के सबसे पहले हम लोग जीके जीएस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग होगी, रीजनिंग के बाद आपका मैथ के क्वेश्चन। तो इस पेपर को आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां यानी कि मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम ये किनकी रचना है। तो किनकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। और उसके अलावा दूसरी चीज आप लोग याद रखेंगे कि इनको ही भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किन्हें बोला जाता है, तो कालिदास को। उसके बाद कह रहा कि साहित्यिक कृति रत्नावली ये किसकी रचना है, मुझे बताइए। तो ये रत्नावली की अगर बात करें तो हर्षवर्धन की रचना है, लेकिन हर्षवर्धन की रचना रत्नावली है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, मुझे बताइए। तो इनका नाम था राजेंद्र चोल और ये चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, बताइए। तो इनका नाम धर्मपाल था और इन्होंने ही साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, तो पाल वंश का पहले राज्य की अगर बात करें तो पहला राजा गोपाल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, मुझे बताइए। तो 1568 में तो नहीं, 52 में भी नहीं, 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा कि जो सम्राट अकबर थे ना, वो इनके शासन में राजस्व मंत्री कौन थे, इनका नाम मुझे बता दीजिए। तो इनका नाम साथियों क्या था, टोडरमल इनका नाम था और ये अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अहमदनगर है ये किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर मैं आपसे खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपका जवाब बैरम खां है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, मुझे बताइए। तो इनका मकबरा तो साथियों सासाराम में। आखिर सासाराम ये है कहाँ, ये बिहार में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहा कि ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, फटाफट बताइए। तो मैं कह सकता हूँ लॉर्ड डलहौजी इनका नाम है और लॉर्ड डलहौजी ने ही साथियों ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा, देखिए यहाँ पर आंसर कह रहा कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इनका नाम राधाकांत देव है और राधाकांत देव ही धर्म सभा के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो इनका नाम साथियों राजा राम मोहन राय है और राजा राम मोहन राय ही ब्रह्मा समाज के प्रधानाचार्य थे। अब साथियों आपके पास इतना समय नहीं कोई क्वेश्चन को पढ़ा जाए, उसके नीचे चारों ऑप्शन पढ़ा जाए फिर आपको आंसर उसका बताया जाए। नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही सवाल साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा आप लोग तैयार करिए। इसलिए बहुत तेजी के साथ मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको फील ना हो। कह रहा कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो कब की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद कह रहा राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी बात गलत है राजा राम मोहन राय के बारे में। कह रहा कि उन्होंने गिफ्ट टू मोनाथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना की थी, मैं कहूंगा नहीं, आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। ये एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किया था।
आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद कह रहा कि वह सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें बोला जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आपको बता देना है। तो राइट आंसर कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। उसके बाद देखिए प्रांतीय स्वायत्तता को यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था, मुझे बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन चुका था। उसके बाद देखिए कह रहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1946 हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में ही भारत में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था, तो सुबह का वक्त था, शाम का, रात का या फिर दोपहर का, तो मैं कहूँगा आधी रात का समय था ये मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मुझे प्राप्त है, या आपको मालूम होना चाहिए 19 के 1 के तहत हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला देखिए साथियों, अभी तो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ के क्वेश्चन होंगे, तो बहुत मजा आएगा आपको रीजनिंग और मैथ के सवालों को करने के लिए। अभी जीके चल रही तो इस जीके को देख लेते हैं, क्योंकि जीके के आपके पूरे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डेली साथियों मैं आपको एनटीपीसी की क्लास करवाता हूँ। मेरा मानना है कि अब साथियों समय आपके पास कम है, बहुत अधिक समय नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें, वही क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि कम से कम 75% तो सीबीटी 1 में तो आप क्लियर कर जाओ, क्योंकि ये साथियों सीबीटी 1 होगा। क्या सीबीटी 1 होगा? तो कुल मिला के इनमें इतने नंबर आपके आ जाएं कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर लें, और सीबीटी 2 की जो मेंस का आपका एग्जाम होगा उसकी तैयारी शुरू से तगड़े लेवल से आप लोग करने लगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोला जाता है, तो इसको बजट बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 66 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान 21 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, या 19 या 22 या 20, तो मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 21 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में कि इसके बारे में जो लिखा गया अनुच्छेद 21 में लिखा गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किनकी आयु सबसे ज़्यादा थी, सर्वाधिक थी, तो किनकी थी, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री जो बने थे तो मोरारजी देसाई बने थे। ये सवाल आपसे सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं, तो कौन है साथियों यहाँ पर बताइए? रक्षा मंत्री हैं। देखिए रक्षा की बात आई है तो जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री ही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह कौन है? रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद कह रहा कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का मतलब क्या होता है बताइए? तो सदन का नेता का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री, इस प्रकार राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा, तो यहाँ पर मुझे बताइए किसकी बात चल रही? तो यहाँ पर श्री मनमोहन सिंह की बात चल रही है। ये लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे कभी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, मुझे बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत है का, ये आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बता
बताना है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, मुझे बताइए फटाफट। तो यहाँ पर गंगा की शार्क मछली तो है नहीं, स्टार्क कछुआ भी नहीं है, यहाँ पर गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है। तो किस राज्य की बात चल रही है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश की बात चल रही है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। कमल कहाँ का राज्य फूल है, मुझे बताइए फटाफट। कर्नाटक की अगर बात करें, का से कर्नाटक और का से कमल, यानी कि कमल जो है वो कर्नाटक राज्य का एक राज्य फूल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है, मुझे बताइए। तो झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पलाश है, ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि बुनरूस का फूल ये राज्य फूल है। किस राज्य का राज्य फूल है, मैं कहूँगा नागालैंड का राज्य फूल है ये आपका। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों, बताइए। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो काला हिरन है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु। उसके बाद देखिए कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा, क्योंकि ये रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है साथियों, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, खैबर दर्रा, ये आपका नहीं है। सिपकी दर्रा है तो नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए उसके बाद क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके सामने 41 नंबर से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, रीजनिंग को हम लोग देखेंगे और मैथ को बहुत ध्यान से देखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। कहा जा रहा हवा महल का संबंध अगर राजस्थान से है, यानी कि राजस्थान में ही हवा महल है, मैं कहूँगा बिल्कुल। चार मीनार का संबंध अगर तेलंगाना है, तो तेलंगाना में अगर चार मीनार है तो आपको ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, महाराष्ट्र में, बिहार में, गुजरात में या कर्नाटक में। तो आपको ध्यान रखना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि निम्न एक निश्चित कूट भाषा में GER यानी कि जर्मन को ये लिखा जाता है HDSLPM, तो एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा, कुल मिला के ये आपको बताना है। देखिए एक अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, जैसे A1 पर होता है, B2 पर होता है, ये प्लेस वैल्यू आपको Z तक की मालूम होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर आप सबसे पहले कभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया कूट भाषा वाला, तो आपको हमेशा प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए और प्लेस वैल्यू ही लिखना चाहिए सबसे पहला काम। ए की पोजीशन ये होती है, आर की इतनी होती है, तो यहाँ पर इसकी देखिए एन की 14 होती है। तो यहाँ पर अब ये 7 पर आता है, ये 8 पर आता है, ये 4 पर आता है, यानी कि 7 से ये 8 हुआ है, ठीक है। 5 से 4 हुआ है, यानी कि एक बढ़ाया गया एक घटाया गया। फिर 18 है, फिर ये 19 है, एक बढ़ाया एक घटाया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले एक बढ़ाया गया है तो इसमें भी एक बढ़ाएंगे, यानी कि ए में एक बढ़ाएंगे तो एफ आ जाएगा, और इसमें एक्स में एक घटाते हैं तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। पी में एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और ए में एक घटाएंगे तो जेड आ जाएंगे, तो एन में एक बढ़ाएंगे ओ आ जाएगा, तो डी में एक बढ़ाएंगे तो सी आएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के ऐसा अगर घटाए बढ़ाएंगे तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कुछ नहीं साथियों, इसमें तो बस आपको इतना बताना है कि पहले अगर आपको ये आकृति दिखाई जा रही है, उसके बाद ये आकृति दिखाई जा रही है। कुछ नहीं साथियों, इसमें तो बस आपको इतना बताना है कि पहले अगर ये आकृति आपको दिखाई जा रही है, उसके बाद ये आकृति दिखाई जा रही है, उसके बाद ये हो जाती है, फिर ये आपको यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली, ये आपको बताना है। फटाफट बता देते हैं। चलिए पहले देखिए, ये ऊपर की तरफ ये गया, उसके ये फिर अपने बाएं मुड़ गया 90 डिग्री, इधर आ गया, फिर वो अपने बाएं मुड़ेगा, अगली आकृति आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये आपकी बाएं मुड़ेगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा।
फिर बाएं मुड़ेगा तो मैं कहूँगा इधर ही तो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो आपका कॉकरेज है, जो भी है आपका, ये कहाँ, ये आपका नीचे की तरफ बना हुआ है ना। तो इसमें साथियों अगर बात करें तो ये चीज़ है कि अगर ये ऐसे आना चाहिए ऐसे करके, इसमें उल्टा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें एक ऊपर है एक नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि NRTS को JNPO लिखा जाता है, उसके बाद FJLK हो जाता है, फिर BFHG हो जाता है, फिर अगले 4 लेटर आपसे पूछे जा रहे हैं। साथियों आपसे यही कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के जो कॉन्सेप्ट आएगा इससे बाहर आपसे नहीं आने वाला है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इन सवालों को तैयार करके जाना है। देखिए यन से जे हुआ है, मैं कहूँगा 4 बढ़ा दिया गया है, बल्कि 4 घटाया गया है। जे है, जे से एफ हुआ, यहाँ पर भी 4 घटाया गया क्योंकि ये 6 पर आता है। यहाँ पर आप 4 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा। बी में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, बी में 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, जेड आ जाएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर तो एक्स आना चाहिए, एक्स आ गया। उसके बाद आर से एन हुआ यानी कि 4 घटाया गया, एन से जे हुआ 4 घटाया गया, 4 घटाया गया, एफ आ गया तो इसमें घटाएंगे 4 तो यहाँ पर क्या बी आ गया, तो बी भी आ गया। तो एक्स बी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बस इतना सॉल्व करोगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाओगे। ये आपका एग्जाम नहीं, यहाँ पर आपको सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो इन सभी में साथियों चैप्टर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्या आएगा, क्या लगा है, क्या आपसे पूछा गया। कह रहा कि SUNSET को क्या लिखा गया, TTOTDU लिखा गया। उसी प्रकार इन लेटर्स को इनमें बदला गया, तो इन लेटर्स को किस में बदला जा सकता, कुल मिला के आपको यहाँ पर ये बता देना। अब इतना तो आपको पता होगा कि जो KS जो होता है, S19 U21 पर, N14 पर, S19 पर, E5 पर, T20 पर, उसी प्रकार T20 पर, O15 पर, T20 पर, D4 पर, U आपका 21 पर आता है। तो बच्चा बता देगा कि 19 से 20 हुआ एक बड़ा है, 21 से 20 हुआ एक घटा है, 14 से 15 एक घटा है, एक बड़ा है, सॉरी ये आपका एक बड़ा है, यानी कि 5 से 4, यानी कि एक बढ़ने, एक घटने, एक बढ़ने और एक घटने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 2 लगातार बढ़ रहे हैं, एक तो 14 से 15, 19 से 20, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसमें भी तो यही है, M से N हुआ है, O से N हुआ, वही चीज़ है। कुल मिला के इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर S में अगर आप एक बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अगर T में एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आप अगर T में एक घटा दोगे तो यहाँ पर ये आपका जो आएगा T में घटाने पर, T में जब घटाओगे T20 पर, यानी कि S आना चाहिए। यहाँ पर S लिखा नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हो, तो ऐसा तो नहीं बढ़ाना है, इसमें बढ़ा लेते हैं, यानी कि घट नहीं रहा तो बढ़ा लेते हैं। इसमें T में एक बढ़ाओगे तो U, यानी कि TU देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर बात करें तो इसमें से घटेगा, ऐसा थोड़ी ना कि 3 लगातार बढ़ेगा, इसमें से घटाओगे तो ये Z आ जाएगा। और R में जब आपको बढ़ाना पड़ेगा, R में जब बढ़ाओगे तो S आ जाएगा, S में बढ़ाओगे तो T आ जाएगा, TUZST कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा, जिनका आंसर ऑप्शन सी था, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से देखना है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। कह रहा कि अक्रम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। तो पंचभुजाकार हम लोग मेज एक बना लेते हैं, ठीक है, पंचभुजाकार एक मेज बना लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 और ये काम करते हैं ऐसे करके, ये 5 हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 ये 5 हो गए। कहा जा रहा है कि सभी मेज के केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हुए हैं, यानी कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, सतपाल नागेश के दाईं ओर बगल में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अच्छा, अगर हम लोग इस लाइन को सॉल्व ना करके इस लाइन को सॉल्व करें तो सतपाल यहाँ पर भी आया, सतपाल यहाँ पर भी आया, तो पहले हमें ये कॉमन वाली लाइन सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें एक लोग के बारे में बताया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो मान लीजिए नागेश यहाँ पर बैठा है,
तो नागेश का बायां यानी कि बाईं और बगल में क्या होगा, यानी कि सतपाल साहब जो हैं वो यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर अकरम बैठा है, तो 1 2 यानी कि अकरम साथियों वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो गिरीश की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर गिरीश विक्रम, यानी कि गिरीश विक्रम के तीसरे स्थान पर कैसे हो जाएगा ये मेरे भाई, देखिए ज़रा, यानी कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देख लेते हैं एक बार, तो विक्रम को कहाँ पर बैठा लें कि ये हिसाब किताब आपका करेक्ट बैठे। अगर हम लोग विक्रम को यहाँ पर बिठा दें और विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरा स्थान ये आ जाएगा, यानी कि गिरीश को यहाँ पर बिठा दें, यानी कहा गया कि विक्रम के तीसरे स्थान पर गिरीश बैठा है। कह रहा कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, नागेश ये हो गया, नागेश का दायां एक ये और एक ये हो गया। तो अकबर आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक के साथ अकरम है वहां पर, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्री को यहाँ पर यानी कि एस को 21, एच को 10 और ई को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है साथियों। देख लेते हैं, कुल मिला के यहाँ पर नाइट को ये सब लिखा जाता है, तो राइट के लिए क्या आ जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आर को इसमें से हम ढूंढें तो आर को यहाँ पर लिखा हुआ, आर का कोड यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं, आर का कोड हम लोग यहाँ पर 20 यानी कि यहाँ पर आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि आई का कोड 39 अगर हम लोग लिख दें तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए, उसके बाद जी यहाँ पर है, जी यहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। जी का कोड अगर यहाँ पर बात करें क्या हो जाएगा, ये 10 आ रहा है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। एच और टी का कोड देखते हैं जरा, एच आपका ये हो जाएगा, एच का कोड यहाँ पर ये हो जाएगा, देख लेते हैं। एच का कोड यहाँ पर क्या है साथियों, 1 मिनट, एच का कोड यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर एच तो से एक सिंगल आ रहा, बाकी तो कुछ आ भी नहीं रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, हम अगर दोबारा से कोशिश करें आपको बताएं, तो एस के कोड की अगर बात करें तो मान लेते हैं एस आता है 19 पर, तो एस का कोड यहाँ पर साथियों क्या 21 हो जाएगा। एच की अगर बात करें तो एच की अगर हम लोग बात करें ये 8 पर आता है, इसका कोड क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ई की अगर बात करें तो डबल ई है ना, तो 2 बार ये 2 लिखा हुआ है, तो ई एक का कोड है, ये दूसरे का है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आर का कोड यहाँ पर क्या बताया गया 20 बताया गया है, यानी कि 20 आ गया। आई की अगर बात करें तो आई देखिए ये कहाँ पर, आई यहाँ पर, तो आई का 39 कोड आ जाएगा 39। उसके बाद जी की अगर बात करें, जी यहाँ पर है, तो जी की अगर बात करें तो जी का कोड क्या हो जाएगा आपका, जी का कोड यहाँ पर जी है, तो जी का कोड सिंगल होता है साथियों, क्या जी का कोड यहाँ पर क्या होता है सिंगल होता है। तो यहाँ पर जो आई का कोड होगा वो खाली 9 होगा। कैसे होगा देखिए, ये आपका टी होता 20 पर, तो इसका बाई एच 8 पर, तो बचा क्या यहाँ पर 9, यानी कि जी का कोड हो जाएगा 9 और आई का कोड हो जाएगा साथियों 3। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 16, जो 16 है वो एन का कोड हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं। आर का कोड हम लोग 20 लिख दिया, उसके बाद आई का कोड क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे, जी का कोड क्या लिखोगे 9 लिख दोगे, और एच का कोड यहाँ पर 10 है और टी का कोड 22 है। तो ऐसा नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है 20 39 10 22, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको यहाँ पर बताना है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्वीट्स को ये सब लिखा जाता है, यानी कि SWEET को TZKOIN लिखा जाता है। तो चॉइस को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए इतना तो नजर आ रहा होगा आपको कि यानी कि S से T हो रहा है 1 बढ़ा है, W से Z हो रहा है, अब यहाँ पर 3 बढ़ा, पहले 1 फिर 3 बढ़ाया गया, अब यहाँ पर साथियों K जो हुआ है यानी कि अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 6 बढ़ाया गया, और फिर ई से क्या हो गया है, तो अब यहाँ पर 10 बढ़ाया गया है पूरा। अब टी से साथियों यहाँ पर क्या हुआ, पहले इतना देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, तो 1 बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, टी सभी 1 बढ़ाओगे डी आएगा, डी सभी ऑप्शन में है। एच बढ़ाओगे तो के आ जाएगा, यानी कि डी के एक तो यहाँ पर है एक तो यहाँ पर है।
ई में उसके बाद कितना बढ़ाया गया, 6 बढ़ाया गया, तो ओ में अगर 6 बढ़ाओगे तो यू आ जाएगा। तो डी के यू कहाँ पर लिखा हो, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या बढ़ाया गया है भाई साहब, ई, यानी कि यहाँ पर इसमें देखिए ये वाला जो ई है इसमें 10 बढ़ाया गया है और आई में अगर 10 बढ़ाओगे 19 हो जाएगा। 19 पर क्या होता है, एस होता है। तो ऐसा कहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, देखिए। तो ऐसा डी के यू एस, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके सामने शुरू हो चुका है और मैथ के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए बड़ी ही आराम से। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए मैथ का सवाल यहाँ पर देखिए, कह रहा कि सी ने बी से एक मशीन खरीदी जिसने इसे ए से खरीदा था। किससे खरीदा था, ए से खरीदा था। और यहाँ पर कहा गया है कि ए से खरीदा था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर सी ने मशीन को 9360 रुपये में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी ने क्रमशः 30% और 20% का लाभ अर्जित किया। तो ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर सी जो है ये बी से एक मशीन खरीदता है जिसने इसे ए से खरीदा था। यानी कि सी जो है, सी ने बी से एक मशीन खरीदी है और इसने इसे ए से खरीदा था, यानी कि सबसे पहले ए ने बेचा होगा। कह रहा कि सी ने मशीन को 9360 रुपये में खरीदा। इस बिक्री पर ए और बी ने क्रमशः 30% और 20% का लाभ अर्जित किया। यानी कि ए ने जब इस मशीन को बेचा तो 30% का लाभ कमाया और बी ने जब इस मशीन को बेचा तो ये 30% का लाभ कमाया। तो ए ने इस मशीन को किस मूल्य पर बेचा, तो यानी कि मान लीजिए मशीन को एक्स मूल्य पर बेचा, तो ए ने जब इसको बेचा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए ने 30% के प्रॉफिट से बेचा। तो 30% के प्रॉफिट यानी कि 130% पर बेचा। उसके बाद जो इसको मूल्य मिला बी को तो 20% के मूल्य पर मिला, यानी कि ये फिर 120% के मूल्य पर मिला है। फिर ये जो सी को दिया गया है ना, तो सी को ये 9360 रुपये में दिया गया, यानी कि इसकी वैल्यू 9360 रुपये है। तो इसको कैलकुलेट करो। और साथियों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं वो, चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले ये वो चीज़ निकलेगी ए ने किस मूल्य पर खरीदा था, ये वो नहीं निकलेगा कि ए ने किस मूल्य पर बेचा। वो तो हम जब निकालेंगे कि पहले एक्स का मान निकालो। एक्स की अगर बात करें, एक्स यानी कि ए ने किस मूल्य पर खरीदा था, ए ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था, ये निकलेगा एक्स। तो ये यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 छंग और 20 पंचे आ जाएगा ये। तो अब ये काम आप लोग करिए, x बराबर क्या, 9360 आ गया गुणा आपका 10 और ये 5 यानी कि 50 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका 13 है और ये 6 है, तो 13 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6। तो इसको आप जरा क्या एक बार कैलकुलेट करवा दीजिए। देखिए इसको जब आप लोग कैलकुलेट कराओगे, यानी कि इसको कट करते हैं 6 से, 6 एक कम 6 आ जाएगा 3, यहाँ पर 6 पंचे 30, यानी कि 6 एक कम 6 और ये 6 पंचे 30 हो गया, 6 छाक 36 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। तो क्या ये 13 से कट होगा, जरा देखिए। हाँ बिल्कुल ये 13 से कट हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा और 0 का 0 लग जाएगा और यहाँ पर 50 आपका आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएंगे। 6000 यहाँ पर जो हो जाएगा आपका निकल कर आएगा। अच्छा 6000 अब क्या निकल कर आया, 6000 रुपये में ए ने खरीदा था उस मशीन को, 6000 रुपये में खरीदा था, लेकिन ए ने बेचा है 30% के लाभ पर। यानी कि ए ने किस मूल्य पर बेचा, ए ने यानी कि 6000 रुपये में तो खरीदा था लेकिन बेचा था 30% के लाभ पर, यानी कि 130% पर बेचा होगा। तो इसको जरा कैलकुलेट करिए, 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, यानी कि 7800 में ए ने बेचा था। तो 7800 ये कहाँ पर लिखा हुआ, 7800 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग और बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। तो अभी तो साथियों यहाँ पर रीजनिंग के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। कहा जा रहा है एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 11 है, 9 है और उसके बाद 15 है और उसके बाद 41 है। फिर अगला नंबर यहाँ पर कौन सा आ सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए 11 से 9 अगर हुआ है, एक काम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग साथियों 2 को घटा सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग 2 को घटा दें और यहाँ पर कितने घटा दें, 9 से 15 हुआ है,
यानी कि यहाँ पर प्लस करना है 6 बढ़ाना पड़ेगा, इसमें फिर ये तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये लॉजिक तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक जब जम नहीं रहा है तो दूसरा लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये काम आप लोग ये करें कि देखिए यहाँ पर अगर आप लोग 11 की गुणा 1 से करवाएं, 11 एकम 11 और उसमें 2 घटा दे तो 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। और उसके बाद यहाँ पर 9 की गुणा अगर आप लोग 2 से करें यानी कि 9 दूना 18 और उसमें से 3 घटा दें तो 15 आ जाएगा। अब 15 की गुणा जब 3 से करें यानी कि 15 तियाँ 45 और उसमें से 4 घटा दें तो 41 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है 41 की गुणा आपको किससे करना है, 1 से की, 2 से की, 3 से की, तो आप 4 से करना होगा। तो 2 घटाओगे, 3 घटाएंगे यानी कि 4 या 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 41 चक्कू कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 41 चौक 164 यानी कि इसमें से 5 घटाओगे तो 159 आपका यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के खाली जगह में 159, ये ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये सवाल कहा जा रहा है कि ए जेड और उसके बाद जेड के बाद ई वी एन है, फिर आपको बताना है अगले 3 लेटर्स यहाँ पर क्या आ सकते हैं, मुझे बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करें ए से यानी कि ये ई हुआ है 4 बढ़ाया गया, फिर उसके बाद आई फिर 4 बढ़ाया गया है, आई से यहाँ पर ओ हुआ है, फिर अब यहाँ पर 6 बढ़ाया यानी कि पहले 4 फिर 6 बढ़ाया गया, अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, क्या अब यहाँ पर 4 बढ़ाया गया फिर 4 फिर 6 यानी कि यहाँ पर भी 6 बढ़ाएंगे तो 15 और 6 कितना 21 हो जाएगा। 21 पर यू आता है, यू एक यहाँ पर है और ये यहाँ पर। जेड से वी हुआ है यानी कि 4 घटाया गया है, वी से यहाँ पर आर हुआ है, मैं कहूँगा 4 घटाया गया है, आर से एल यानी कि 6, इसमें भी 6 घटाएंगे, 6 घटाया जाएगा तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो यू एफ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि कह रहा है कि NEXT को MODFWYSU लिखा जाता है तो CLOCK को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखिए, अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर N से पहले M आता है और M के बाद O आता है, ठीक है, E से पहले D आता है और इसके बाद F आता है, A यानी कि ये आपका W फिर ये आता। कुल मिला के समझ गए होंगे कि C से पहले B आ जाएगा, C के बाद D आ जाएगा, L से पहले क्या आ जाएगा, L 12 पर यानी कि K और उसके बाद में M आ जाएगा, O से पहले M बाद में क्या आ जाएगा P और D फिर आपका K से पहले क्या आ जाएगा जो है, तो ये कहाँ पर L आपका यानी कि देखिए BDKMNPBDJL, ये ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह आपको दिए गए हैं और उनमें से जिनमें 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं जबकि उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वाले को आपको बताना है। अब आपको प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, T 20 पर होता है और P 16 पर, W आपका 23 पर, R 18 पर, उसी प्रकार H आपका 8 और D 4 K 11 और F 6 उसी प्रकार R 18 पर, N 14 पर, U 21 पर, P 16 पर और B 2 पर और X 24 पर होता है, E 5 पर होता है, B आपका 22 पर होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों तो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये आपका 20 से 16 हुआ, कितना घटा है, एक तरीके से 4 घट गया है ना, 4 घटा है। अच्छा, यहाँ पर भी 4 घटा है, यहाँ पर भी 4 घटा, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं घटा है, यहाँ पर भी 4 घटा। देख लीजिए जैसे कि ये आपका यहाँ से ZY जाएंगे तो 4 घटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 16 से 23 हुआ है, 4 से 11 हुआ है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको साथियों क्या। 14 से 21 हुआ है, 16 से 23 हुआ है, मैं कहूँगा 4 3 7 बढ़ा है और यहाँ पर भी 7 बढ़ा है, 14 से 21 हुआ है, 7 बढ़ा है, 24 से 5 हुआ है, देखिए ज़रा देखिए क्या 7 बढ़ा है। अब यहाँ पर आ जाइए कि 23 से 18 हुआ है, यानी कि कितना घटा है साथियों, 5 घटा है, यहाँ पर भी 5 घटा है, तो 5 यानी कि यहाँ पर साथियों 5 घटा है, क्या नहीं घटा है, तो मैं कहूँगा ये सबसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए यहाँ पर। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, तो कुछ क्वेश्चन है बहुत अधिक नहीं है लेकिन हैं सभी इंपॉर्टेंट ही। देखिए
मैथ के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहले सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। यानी कि इतने लोग इतने दिन में कोई काम कर पाते हैं, तो मैं कहूँगा टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 22 गुणा 2 यानी कि 44 काम हो जाएगा। 44 काम हो गया। तो 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते, उसी काम को आधे दिन में पूरा, यानी कि ये तो एक दिन में पूरा हो रहा है, सॉरी ये 2 दिन में पूरा हो रहा है। ये 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं 22 लोग। तो कह रहा कि उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर आप ये 2 दिन में, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, 22 लोग काम कर रहे हैं। अगर आप साथियों इसको एक दिन में बनाना चाहते हो तो लोगों को आप डबल करोगे, यानी कि 44 लोग क्या 44 पुरुष इसको एक दिन में बना देंगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक दिन में भी नहीं बने लेकिन आधे दिन में ही बन जाए, तो फिर से आप लोग को डबल करिए, यानी कि फिर 88 पुरुष को आपकी ज़रूरत होगी। यानी कि अगर आधे दिन में पूरा करने के लिए आप चाहते हैं तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 88 पुरुषों की आवश्यकता होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। यानी अगर कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जा रही, मान लीजिए आप वस्तु 100 रुपये की लाई थे और 20% की हानि पर बेचे थे, यानी कि वस्तु को 80 रुपये में बेचे, तो क्या आपका ये क्रय मूल्य हो गया या विक्रय मूल्य हो गया। इसका अनुपात आप लोग निकाल लीजिए, 2 से कट करोगे 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 4 होगा, तभी तो 20% की हानि होगी। तो 5 और ये अनुपात 4 ऑप्शन नंबर किसमें, बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आपसे कहा जा रहा है कि 110 लीटर की एक मिश्रण का पानी है और दूध, यानी कि पानी और दूध का अनुपात दे रखा। पानी अगर 4 है तो दूध कितना होगा, 7 होगा। यानी कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण यानी कि मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। कुल मिला के ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर हम कहें कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4x है और 7x है, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। तो 11x है साथियों, ये 110 लीटर पूरा। तो एक x की वैल्यू निकालिए जरा, 110/11 यानी कि 10 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 4x है तो ये 40 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना होगा, 70 लीटर होगा, तभी तो ये टोटल लीटर 110 लीटर बनेगा। तो कह रहा अगर दूध और पानी का अनुपात कितना करना हो, इतना करना हो, यानी कि x की वैल्यू तो मुझे पता है 8x अनुपात, यानी कि 80:70 हो जाएगा, 80:70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो एक तरीके से अगर बात करें, ये टोटल बन रहा है 110 और ये टोटल बन रहा है 150, तो कितना मिलाना होगा साथियों, तो 40 लीटर ही तो मिलाना होगा। 40 लीटर मिलाएंगे तो 40 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई, टोटल मिश्रण 110 है तो बनाना, यानी कि बनाए तो 80 प्लस यानी कि 150 बना तो 110, यानी कि आपका 40 लीटर ही तो पानी मिलाओगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर आपने वो चीज़ खरीदी है। मान लीजिए वो चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी है और आप उसका जो एक तरीके से अंकित मूल्य रख रहे हैं वो 50% बढ़ा कर रख रहे हैं, यानी कि आप उसका मूल्य 150 रख रहे हैं। यदि वह 20% की छूट देता है, यानी कि आपने जो 150 रुपये रखी है, अगर आप उस पर 20% की छूट दोगे तो आप उसको 80% में बेचोगे। तो 20 चौक और 20 पंचे 5 से कट करोगे तो ये 30, यानी कि 30 चक्कू कितना हो जाएगा, यानी कि अगर आप इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दोगे तो 120 रुपये की वो चीज़ हो जाएगी। तो कह रहा अब ये बताइए लाभ होगा कि हानि होगी। अरे भाई, खरीदी 100 रुपये में था और बेच रहा है 120 रुपये में, तो जाहिर सी बात लाभ हुआ। और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगला नंबर देखिए अपनी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 भाग 9 प्लस 1800 और ये गुणा 2 माइनस 310 गुणा 7, इसको आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले भाग को कैलकुलेट करिए। 9 एकम 9, 9 पंचे 45 और यानी कि इस जगह पर 500 आ जाएगा, प्लस 18 दूना कितना 36 यानी कि 3600 हो जाएगा, माइनस इसको और कैलकुलेट करोगे यानी कि 7 एकम 7, 7 रोगे 21 यानी कि इनको जोड़ लीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए यानी कि इनको जोड़ोगे तो यानी 00, ये 0 0 6 5 11 और ये 4 आ जाएगा। इसमें से साथियों 2170 आप लोग घटा दीजिए। तो 4100 में से अगर 2170 आप लोग घटा देते हैं तो ये 30 इधर और ये 40 इधर, यानी कि ये आपका 1930 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब इसके बाद और कोई सवाल है और एक सवाल शेष बचा हुआ है। कह रहा है कि P का 35% Q के 60% के बराबर है। ठीक है भैया, P का 35% वो क्या है, Q के 60% के बराबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें P और Q का अनुपात मालूम हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें साथियों, नीचे 100 है, नीचे 100 है, कैंसिल हो जाएगा, P इधर Q इधर, यानी कि 60/35 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो किस है 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि P अनुपात Q का अनुपात कितना निकला 12:7 निकल कर आया। उसके बाद कहा जा रहा है कि Q P का Z/3% है। क्या Q P का Z/3% है। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो P आया है ये आपका 12 और Q आया है 7, P 12 और Q 7, तो Q कितना है, तो यहाँ पर Q कितना है, Q आपका 7 है, Q आपका तो 7 निकल कर आया है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है Q जो है ये P का है ना, ये P कितना है आपका, देखिए P तो आपका 12 है, यानी कि Q, एक सेकंड रुक जाइए, P कितना है, P 12 है, का मतलब होता है गुणा आ गया, और उसके बाद Z/3% है, यानी कि यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगी, और 100 से गुणा होने के बाद इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि P का Z/3%, यानी कि B 12 है, P का मतलब गुणा Z, यानी कि 3%, 3 की गुणा 100 से करेंगे, बराबर ये किसके है, Q के बराबर है। Q कितना है 7 है, बस इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आपको निकालना है Z का मान, बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 7 से गुणा हो जाएगी 3 गुणा 100 की। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 गुणा 100 यानी कि 7 से गुणा, यानी कि 3 ये गुणा हो गई 100 से, बटे में 7, तो ये आपका 12 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आपका आंसर जो है आपके सामने निकल कर आ जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर हम लोग इसको कट करें, 3 एकम 3, 3 चक्कू कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 25 सत्ते कितना होता है, मैं कहूँगा 175 हो जाता है। तो Z बराबर ये आपका 175 Z का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 49 गुणा 4 भाग 28 प्लस 56 भाग 7 गुणा 8 माइनस 784 भाग 28 प्लस 14 गुणा 2, इसको आपको क्या करना है, इसको एक बार आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपसे देखिए क्वेश्चन को देखिए। 49 गुणा 4 है, अब यहाँ पर ये 4 भाग 28 है, इसको अगर आप थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं तो भाग की जगह पर गुणा कर लीजिए और 28 की जगह पर 1/28 कर दीजिए। ये रूल है, इस रूल से अगर आप चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो 4 भाग की जगह पर गुणा 28 है तो 1/28 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है 56 भाग 7, यानी कि इसको आप आसान करना चाहते हैं क्योंकि 56 की गुणा 7 से करोगे कोई फ़ायदा नहीं आएगा, तो आप इसको गुणा में बदल लीजिए और 7 है तो 1/7 कर लीजिए, फिर गुणा आ जाएगा। फिर आपका क्या 8 आ गया, और यहाँ पर देखिए 8 आ गया, फिर यही वही बात आ गई 784 भाग है तो गुणा कर लीजिए, 1/28 कर लीजिए, प्लस आपका 14 गुणा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, अब इसको कैलकुलेट करिए कैसे, देखिए 4 कम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 की यहाँ पर भाग इससे कर दो, 7 कम 7, 7 सत्ती 49। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके 7 आपके सामने आया और ये 7 आपके सामने आ गया। अब 7 कम 7, 7 अट्ठी 56, यानी कि 8 अट्ठाई कितना 64 हो जाएगा। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके इतना आया, तो अब ये इतना यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए ज़रा,
देखिए 14 दूना 28, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 8 जाएगा 84 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 2 से अगर कट करोगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, यानी कि इसकी जगह पर 28 आ जाएगा, प्लस आपका 14 दूना कितना 28 हो जाएगा। अब अगर कभी भी आपको ऐसी संख्या, एक बार माइनस का 28, एक बार प्लस का 28, कुछ भी हो, माइनस का 50 प्लस का 50 तो उससे कट हो जाता है, ठीक है। तो अब 64 और 7 आपका कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 64 और 60 तो ये आपका 71 हो जाएगा, और 71 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसे लगे साथियों ये एनटीपीसी के टॉप 60 क्वेश्चन, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ लिखिएगा बट ना लिखिएगा, लेकिन जय हिंद का एक कमेंट आप लोग जरूर लिखिएगा, और कुछ सवाल आपसे मैंने पूछा था उसके बारे में भी आप लोग मुझे बता दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार लाइक करके बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को एक तरीके से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग साथियों जरूर यहाँ पर शेयर करिएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो एनटीपीसी 2025 के एग्जाम को आप पास करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है।